गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। 3.3 तक मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। आज हम अगला चैप्टर देखेंगे। तो 3.4 में जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम दोनों विधि पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि भी पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इसलिए मैं पहला क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। दूसरा में 5 क्वेश्चन हैं। तो दूसरा में जो 5 क्वेश्चन है और दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम है, भाषा आधारित क्वेश्चन है। तो मैं इसे ही सॉल्व करूंगा आज। तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब अंश और हर आधारित क्वेश्चन आ जाए, वो भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत, तो हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न में 2 चीजें होती है, एक होता है भिन्न और एक होता है अंश। बटा के जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं अंश, और बटा के जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं हर। यहाँ पर तो ये क्लियर नहीं किया है कि अंश कितना है और हर कितना है। जो क्लियर नहीं होता है हम उसको मान लेते हैं। तो यहाँ अंश और हर से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए 2 चीजें हमें मान करके चलना पड़ेगा। हम यहाँ पर मानेंगे कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब अगर कह दे कि अंश 3 है और हर 4 है तो भिन्न क्या होगा? तो अंश तो ऊपर रहता है, हर नीचे, यानी 3/4 वो भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो भिन्न हो जाएगा x/y। ये भिन्न हो गया। अब प्रश्न में कहता क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी अंश में 1 जोड़ने की बात कह रहा है, तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। देखिए अभी कितना भिन्न है, अभी है भिन्न x/y। लेकिन कहता है जब हम अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में से 1 घटा देंगे तो ये जो भिन्न था वो अब 1 बन जाता है, यानी ये 1 के बराबर हो जाता है। बात कहने का मतलब ये हुआ कि भिन्न जो है 1 हो जाता है, इसका मतलब 1 के बराबर हो जाता है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए हम जानते हैं कि जब इस प्रकार के समीकरण को हल किया जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी तिरछा गुणा किया जाता है। हम इसको 1 से गुणा करते हैं, यानी x+1 = इसको 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा y-1। अब हम x को एक तरफ ले आते हैं, चर को एक तरफ, अचर को दूसरी तरफ। तो x - y = हो जाएगा -1, और ये भी इधर आ जाएगा तो -1। यहाँ हो जाएगा x - y = -2। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। लेकिन अब आगे फिर हम पढ़ेंगे कि आगे क्या कहा जाएगा। यदि हर में 1 जोड़ दें, अब बात कर रहा है हर में 1 जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को, जब भाषा वाला प्रश्न आ जाए तो उसको अच्छा से पढ़ लीजिए, क्या कहा जा रहा है, बस उसके अनुसार काम करना है। इसमें कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश की बात नहीं है, तो अंश जितना था उतना ही अंश रहेगा। हर की बात कर रहा है कि हर में 1 जोड़ने की बात है, तो हम हर में ही 1 जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या कर रहा है, अंश की यहाँ पर चर्चा नहीं है, तो जितना अंश है उतना ही रहेगा। यहाँ पर कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें, हम सिर्फ हर में ही 1 जोड़ेंगे। हर में 1 जोड़ दी तो क्या कहा, ये कह रहा है कि अब 1/2 हो जाता है, अर्थात 1/2 के बराबर। फिर हम यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे, तो x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, और इधर 1 से गुना करेंगे तो y+1। अब चर को इधर ले आते हैं, तो 2x - y = 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब जब 2 समीकरण हमारा बन गया तो हमने ढेर सारा विधि पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि। जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप इसको हल कर लेंगे। समीकरण बन गया, जिस विधि से हल करना हो आराम से आप हल कीजिए, आंसर मिल जाएगा। x और y जो आएगा वो x, अगर x का जो मान आएगा वो अंश हो जाएगा, y का जो मान आएगा वो हर हो जाएगा। अगर पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूरा वो भिन्न क्या है, तो मान लीजिए अगर x का मान 3 आए, y का मान आ जाए 2, तो भिन्न क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। बात खत्म। तो x और y का मान निकाल लेंगे और आप भिन्न ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सही।
आप इसको आगे हल कर लेंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन चलिए देख रहे हैं। ये दूसरा का दूसरा क्वेश्चन अब है, इसमें देखिए व्यक्ति की वर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। दो व्यक्ति उसकी आयु से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सामान्यतः वर्तमान आयु मान करके आगे बढ़ाते हैं हिसाब। यहाँ पर कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर दो व्यक्ति है, नूरी और सोनू। नूरी और सोनू ये दो व्यक्ति यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कहना है? 5 वर्ष पूर्व, पहले की बात है। 5 वर्ष पूर्व यानी पूर्व मतलब होता है पहले। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो अभी मान लीजिए अगर 20 वर्ष होगा तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष हम पहले अगर जाएंगे तो माइनस करेंगे अर्थात 15। लेकिन हमको ये तो नहीं कह रहा है कि नूरी की आयु 30 है 25 है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो उसको हम मान लेंगे पहले, उसके बाद हम घटाएंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसको हटाइए पहले। हम लिख लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, एक व्यक्ति और है, तथा सोनू की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष, ये y है y वर्ष। दोनों व्यक्ति की उम्र आ गया है यहाँ पर चर के रूप में। प्रश्न में क्या है? प्रश्न में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु। सुविधा के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए। सुविधा के लिए हम क्या लिख लेंगे? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? नूरी की उम्र। 5 वर्ष पहले नूरी, अभी वर्तमान में है x, तो 5 वर्ष पहले कितना? 5 घट जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। तथा तो सोनू की उम्र 5 वर्ष पहले, अगर हम कहें कि आज 2020 है और 5 वर्ष पहले 2015 में 10 व्यक्ति है, उसका उम्र कितना होगा? किसी एक व्यक्ति का अगर हम पूछे कितना होगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी एक व्यक्ति का 5 वर्ष पहले पूछ रहे हैं तो सारे व्यक्ति का 5 वर्ष पहले उम्र 5 वर्ष सब में घट जाएगा। ठीक है, यानी आज अगर 5 वर्ष 2015 में पूछे मेरा उम्र कितना था, तो 2015 में आज की अपेक्षा सब सारे व्यक्ति का उम्र 5 साल घट जाएगा। इसलिए ये दो व्यक्ति यहाँ पर है, एक का 5 वर्ष पहले की हम बात करें, इसका भी 5 वर्ष पहले की बात करें, इसमें 5 वर्ष घट जाएगा। यहाँ हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष, दोनों का ये हो गया। यहाँ पर जो तुलना की बात है वो है 5 वर्ष पहले की तुलना। तो 5 वर्ष पहले कितना था दोनों का उम्र, उसकी तुलना है। तो हम 5 वर्ष पहले ही दोनों का बनाएंगे, x माइनस 5 नूरी का और y माइनस 5 सोनू का। अब इसके बीच तुलना होगी, इसके बीच अभी तुलना नहीं होगी, इसके बीच तुलना। तो दोनों के बीच तुलना क्या है? प्रश्न से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसकी 3 गुना है। 5 वर्ष पूर्व आप चले जाइए, फिर दोनों की उम्र की तुलना कीजिए, ये इसका 3 गुना है, यानी ये इसका 3 गुना, इसका मतलब क्या? इसका 3 गुना है। इसको जो हम 3 से गुना करेंगे तब दोनों बराबर होगा, बराबर होगा। बात करते वहीं पर तो हमारा समीकरण बनेगा। तो x माइनस 5 किसके बराबर है? इसके 3 गुना के, तो 3 गुना कर दीजिए y माइनस 5। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 5 के 15। अब चर को इधर ले आते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 15। अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। मैं समीकरण यहीं तक बनाऊंगा, बाकी आगे आप लोग बना लीजिए। ढेर सारा विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तो हो गया 5 वर्ष पूर्व की बात। क्या क्वेश्चन में आगे कुछ कह रहा है? बिल्कुल कहेगा, क्योंकि एक समीकरण से तो प्रश्न बनेगा नहीं। अब आगे देखिए क्या करें। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद। अभी हमारा उम्र मान लीजिए 30 साल है, तो 10 साल के बाद कितना होगा? तो प्लस करेंगे ना, जोड़ेंगे। यहाँ पर अब वही बात है, 10 अभी वर्तमान उम्र है x, इसका है y, तो 10 साल के बाद कितना? तो नूरी का हो जाएगा x प्लस 10 और सोनू का हो जाएगा y प्लस 10। लिखेंगे यहाँ 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद,
नूरी की उम्र x प्लस 10 वर्ष, तो सोनू का भी बढ़ेगा 10 वर्ष। सोनू की उम्र बराबर y प्लस 10 वर्ष। अब ये दोनों की तुलना है और इस दोनों की तुलना में कहा जा रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसकी जो आयु है इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, जिसका 2 गुना उसी को हम उससे गुना करेंगे जितना गुना होगा। तो 2 गुना है इसका, इसलिए इसको 2 से गुना करेंगे तो फिर इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, x प्लस 10 जो है इसका 2 गुना है, 2 गुना y प्लस 10, ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 20। इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। दूसरा समीकरण बन गया। समीकरण हमारे पास 2 आ गया है। अब इसको हम विभिन्न विधियों में से किसी भी एक विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। जो x होगा वो नूरी का वर्तमान उम्र हो जाएगा, जो y होगा वो सोनू का वर्तमान उम्र हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन बतलाता हूँ। तो दूसरा का मैं तीसरा क्वेश्चन देख रहा हूं। अब देखिए, संख्या वाला ये क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या होगी और इससे आधारित क्वेश्चन। तो 2 अंकों में कितने अंक होंगे? 2 अंकों में स्पष्ट 2 ही अंक होगा, जैसे 64 पहला अंक दूसरा अंक, 2 अंकों की। 12 में 2 अंक, पहला अंक दूसरा अंक। तो 2 अंकों की संख्या को अगर हम स्थानीय मान के अनुसार देखें तो एक होता है इकाई और एक होता है दहाई। तो इकाई का मतलब होता है 2 इकाई 2 और दहाई का मतलब होता है 1 दहाई 10, टोटल 12। जो दहाई के स्थान पर होता है इसका मतलब ये होता है कि उसको 10 से गुना किया गया है तो फिर उसका स्थानीय मान निकलेगा। स्थानीय मान के अनुसार हम देख रहे हैं। तो ये इकाई, इसलिए 1 से इसको गुना किया जाता है और इसको 10 से। यानी अगर किसी संख्या के बारे में पूछा जाए ये कैसे बना है तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 इकाई 4 इकाई दहाई, तो 6 दहाई, तो 64 में 6 दहाई है और 4 इकाई है, ऐसा हम कह सकते हैं। 64 में 6 दहाई और 4 इकाई है, 12 में 1 दहाई और 2 इकाई है, 4 इकाई 6 दहाई, तो 6 दहाई 60, ये दोनों मिलकर के बनता है 64। 2 अंकों में 1 इकाई होता है और 1 दहाई होता है, ये आप याद रखिए। अब यहां देखिए क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। 2 अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो 9 आता है। कौन कौन संख्या हो सकती है? 36, 6 और 3 बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9, या 3 और 6 बराबर 9, या 45 में 4 प्लस 5 बराबर 9, या 54 में 5 प्लस 4 बराबर 9। इस प्रकार से 72, 27, 81, 18 ये संख्याएं हो सकती हैं। तो इसी में से कोई ना कोई संख्या ऐसा है जो इस प्रश्न को संतुष्ट करेगा, यानी उसका आंसर होगा। तो हमको पता करना है कि कौन सा संख्या है। तो प्रश्न के अनुसार हम इसको देख रहे हैं। चलिए हम बना करके आंसर प्राप्त करेंगे। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। वह कौन सा अंक है हमको बताया नहीं गया, हम मान लेंगे। तभी हम तुरंत बताएं कि 2 अंकों की संख्या में 1 इकाई होता है और दूसरी दहाई होता है। हम उसी के अनुसार संख्या मानेंगे। लिखेंगे माना इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। तो अगर पूछा जाए कि संख्या क्या है, अभी हमने तुरंत बताया संख्या का निर्माण कैसे होता है। ऐसे 6 दहाई 60 प्लस 4 इकाई 4 ऐसे होता है, यानी जो दहाई पर उसको 10 से गुना किया जाता है। तो संख्या का निर्माण कैसे होगा? y दहाई प्लस x इकाई बराबर हो जाएगा 10y प्लस x। ये हो गया हमारा संख्या, ये संख्या होगा। चलिए प्रश्न से कहता क्या है?
प्रश्न से तो सबसे पहले कह रहा है कि जो संख्या है ना 2 अंकों की, उसके अंकों को जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है। अंकों को जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है। तो पहले हम लिख लेंगे x + y = 9। पहली शर्त ये दे दिया है, हो गया। फिर देखते हैं क्या कहना है पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से आगे क्या कहना है, इस संख्या का 9 गुना, ध्यान दीजिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 9 से गुना कीजिए 10y + x। आगे क्या करें, इस संख्या का जो 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ध्यान से सुनिए, ये संख्या है और संख्या के अंक को हम पलट दें। जैसे 36 है और 36 के अंक को अगर हम पलटेंगे तो 63 हमें प्राप्त होगा। इस संख्या और इस संख्या में अंतर क्या है, अंतर ये है कि 3 दहाई है इसमें और 6 इकाई है। और जब अंक को पलट देते हैं तब क्या होता है, जो इकाई था वो दहाई पर चला आता है, अर्थात 6 दहाई हो जाता है और 3 इकाई हो जाता है। हम यहाँ पर अगर इसके अंकों को हम पलटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। y की जगह x आ जाएगा, x, और x के जगह पर y आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, पहले जो हमारा संख्या था, ये संख्या ओरिजिनल जो संख्या है, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना जो है, अंकों को जब पलट देते हैं तो उससे जो संख्या बनता है इसके 2 गुना के बराबर है, इसके 2 गुना के बराबर आता है। यानी इसको जब 9 गुना करते हैं और अंक को पलटने पर जो संख्या बनता है और उसको जब हम 2 गुना करते हैं तब वो दोनों बराबर होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, अब इसको हम हल करते हैं। 9 दहाई 90 y + 9x, 2 दहाई 20 x + 2 y। चर को एक तरफ ले आइए, 90y, एक मिनट, इसमें तो सारे के सारे चर ही हैं तो दोनों को इधर आप ले आइए। तो 90y + 9x - 20x + 2y, इधर क्या बच गया, कुछ नहीं तो 0। अब देखिए 90y माइनस में नहीं प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 92y + 9x में से चला जाएगा 20x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -11x = 0। आप देख सकते हैं यहाँ पहला जो हमारा संख्या था 10, तो 9 दहाई 90 + 9x, यहाँ हो जाएगा 2 दहाई 20 + 2y। इसको इधर लाएंगे तो 90, अच्छा एक मिनट, जब हम इसको इधर लाएंगे ये माइनस होगा तो ये भी तो माइनस हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 90y और -2y, तो यहाँ हो जाएगा 88y माइनस 9x - 20x, यहाँ पर हो जाएगा 11x, इधर कुछ नहीं तो 0 बच गया। 8 से दोनों में भाग लग सकता है, 0 है तो 0 में तो 8 से भाग लगेगा ही, तो 8 से भाग लगा देंगे, हो जाएगा 8, 11y, ओ सॉरी 11 से भाग देंगे, 11 का ये गुणज है इसलिए हम 11 से भाग देंगे। 11 8 88 माइनस 11 इकाई 11 बराबर 11 से 0 भाग देंगे तो वो 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा समीकरण दोनों बन गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरणों को हम जिस विधि से भी हो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इसको ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में जाता है और 2000 रुपये निकालने की बात करता है। उसने खजांची से, यानी जो पैसे देता है उससे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। देखिए जैसे मुझे 2000 रुपये लेना है, मैं बैंक गया और बैंक में मैंने कहा कि मुझे 50 रुपया और 100 रुपया के नोट में ही 2000 रुपया पूरा करके दीजिए। 50 रुपया का नोट और 100 रुपये के नोट में 2000 रुपया हमको चाहिए। तो अब इसमें है कि उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट मिला करके खजांची ने टोटल 25 नोट मीना को दे दिया, जिसमें टोटल 2000 रुपये थे। अब कितना 50 रुपये का नोट और कितना 100 रुपये का नोट था, यही ज्ञात करना है हमें। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना 50 रुपये के नोटों
की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। देखिए टोटल नोट कितना दिया, 25 नोट, 25 नोट दिया, 50 रुपया के x नोट, 100 रुपया के y नोट, और कहा दोनों नोट मिलाकर के 25 नोट है। तो हम यहाँ पर पहले तो लिख लेंगे कि प्रश्न से दोनों नोट की संख्या मिलाकर के हुआ 25, हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। ये हमारा पहला समीकरण। पुनः प्रश्न से कितना रुपया लेना है, 2000 ना, 25 नोट मिला करके 2000 टोटल रुपया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम इसकी बात करें, एक नोट में 50 रुपया है तो x नोट में कितना रुपया होगा, गुना कर देंगे। अगर एक नोट में 50 रुपया है तो दो नोट में कितना, तो 2 गुना 50 बराबर 100। 3 नोट में कितना, तो 3 गुने 50 बराबर 150। यहाँ पर x नोट है तो हम उसको गुना कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 50 गुना x प्लस, सिर्फ 50 रुपये के नोट में ही तो 2000 पूरा करके नहीं दिया है, प्लस भी है ना, 100 रुपये के नोट मिला करके 2000 पूरा किया है, इसलिए वो भी जुड़ेगा इसमें। लेकिन एक नोट में 100 रुपया तो y नोट में कितना, तो 100 गुना y, और ये दोनों मिला करके पूरा होता है 2000। यहाँ पर हो जाएगा 50x प्लस 100y 2000। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम संख्या यहाँ पर 50 है और इस 50 से दोनों में भाग लग जाएगा, इसलिए 50 से यहाँ पर भाग लगा दीजिए। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों तरफ 50 से भाग देने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x 50 दूनी 100 2y और 50 चौका 200। ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दो समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। फिर हम इसको जिस विधि से आपको आसान लगे उस विधि से आप हल कर लीजिए। तो x का जो मान आएगा वो 50 रुपये के नोट की संख्या होगी और y का जो मान आएगा वो 100 रुपये के नोट की संख्या होगी। इस प्रकार से पता चल जाएगा कि 50 रुपये का कितना नोट दिया गया और 100 रुपये का कितना नोट दिया गया। तो यहाँ से आप इसको ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब इसके अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, तो दूसरा का 5वां क्वेश्चन अब हम देखेंगे। दूसरा का 5वां क्वेश्चन कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, नियत फिक्स किराया 3 दिन के लिए। अगर हम 3 दिन के लिए एक पुस्तक रखे हैं तो 3 दिन का फिक्स है। जैसे मान लीजिए 3 दिन का फिक्स कर दिया कि 10 रुपया प्रथम 3 दिनों के लिए, प्रथम 3 दिनों के लिए फिक्स है। उसके बाद क्या कराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, अलग किराया है, फिक्स अलग है, प्रतिदिन का अलग है। यानी 3, अगर हम 5 दिन के लिए कोई पुस्तक लिए हैं इसके 2 भाग होंगे। 3 दिन का तो फिक्स है, वो 3 दिन अलग हो गया। इसके बाद इधर कितना बच गया, सिर्फ 2 दिन। तो मान लीजिए 3 दिन का फिक्स है कि 10 रुपया देना पड़ेगा और 2 दिन में कह रहा है कि प्रत्येक दिन 1-1 रुपया देना पड़ेगा। इसमें तो हमें 2 रुपये ही है, तो टोटल हमको 12 रुपये पेड करने हैं। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है, तो 2 यहाँ पर किराया हो गया, एक हो गया जो 3 दिन के लिए फिक्स है, दूसरा 3 दिन के बाद अतिरिक्त प्रतिदिन के हिसाब से किराया है। हम यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम 3 दिनों का किराया बराबर x रुपया तथा 3 दिनों के बाद प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। यह हो गया। 3 दिन के बाद जो अतिरिक्त होगा, अगर हम 4 दिन रखें तो 3 दिन का तो फिक्स लगेगा ही, चौथा दिन का जो अलग किराया होगा वो भी जमा करके हमें देना पड़ेगा। चलिए इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता कोई विद्यार्थी है और उसने एक किताब रखा 7 दिन के लिए। देखिए 7 दिन में तो 3 दिन का तो फिक्स है, कितना, 3 दिन का फिक्स है x रुपया, तो 3 दिन इधर चला आया।
3 दिन का फिक्स है x रुपया ही। इधर कितना बच गया, 4 दिन बचा है, और 1 दिन के लिए ये है प्रतिदिन, यानी 1 दिन के लिए y रुपया लगता है, तो 4 दिन के लिए कितना लगेगा, 4y। तो ये दोनों मिला करके जमा करना पड़ता है, यानी 1 सप्ताह का किराया इतना है, 1 सप्ताह का किराया इतना है, और संख्या में दे दिया है 27 रुपये अदा करता है, अर्थात इतना बराबर हो जाएगा 27। 3 दिन का फिक्स तो बच गया 4 दिन, तो 3 दिन का फिक्स तो है x, तो 4 दिन, 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y, और कह रहा है कि 27 रुपये अदा करते हैं, इसका मतलब ये 27 रुपये के बराबर है। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, x + 4y बराबर 27, पहला समीकरण। पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कहा जा रहा है, अब कहता है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपया अदा किया, एक और विद्यार्थी है उसने 5 दिन पुस्तक रखा, तो फिर देखिए 3 दिन तो फिक्स है, x रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद कितना दिन बच गया, 2 दिन बच गया, 2 दिन बच गया, तो 1 दिन का y, तो 2 दिन का 2y, और ये दोनों मिला करके टोटल रुपया हुआ 21। हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x + 2y बराबर 21। दोनों समीकरण कंप्लीट, और इस प्रकार से आप इसको भी हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से 3.4 हमारा कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम लोग 3.5 देखेंगे। धन्यवाद।